अमेरिकी सेनेटर लिंसी ग्रैम का 71 वर्ष की उम्र में एक अचानक और संक्षिप्त बीमारी के कारण निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ग्राहम हाल ही में कीव यूक्रेन से लौटे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और लौटकर एनबीसी न्यूज के मीट द प्रेस में शामिल होने वाले थे। ग्रैम सेनेट बजट समिति के अध्यक्ष थे और नवंबर में सेनेट के लिए 6 साल के अपने 5वें सेनेट कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे थे। सेनेटर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ग्राहम इजराइल के समर्थक रहे हैं और इजरायली सरकार का समर्थन करने के लिए काम किया है। 2024 में ग्राहम ने उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की कसम खाई जो इजरायली मंत्रियों पर आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट लागू कर रहे थे। मैं वापस कांग्रेस जा रहा हूं और बहुत जल्द एक विधेयक पेश करूंगा। जो भी देश इजराइल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लागू करने की कोशिश करेगा, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो आप एक करीबी सहयोगी हो सकते हैं, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जो भी हो। अगर आप इस गिरफ्तारी वारंट को वैध मानते हैं तो आपको अमेरिका में कड़ी द्विदलीय विरोध का सामना करना पड़ेगा। अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर के सिर्फ 15 दिन बाद सेनेटर ग्राहम ने कहा कि उन्हें लगता है कि 7 अक्टूबर की घटना के लिए ईरान जिम्मेदार है। ये मानना कि यह घटना ईरान की संलिप्तता के बिना हुई हास्यास्पद है। दशकों से 93% बजट, प्रशिक्षण, उपकरण सब कुछ आयातुल्लाह से आ रहा है। मैं यहाँ आया हूँ ताकि इजराइल को बता सकूं कि अमेरिका आपके साथ रहेगा। मैं यहाँ आया हूँ ताकि अरब जगत को बता सकूं। आइए, अगर हो सके तो शांति कायम करें। हमास का विनाश करना ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी हालत में समझौता नहीं हो सकता। हम इसे कैसे करेंगे, इस पर बात करें। ग्राहम ने भी रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन किया और अक्सर अमेरिकी सरकार द्वारा यूक्रेन का समर्थन करने और उसकी सीमाओं की रक्षा करने के अपने रुख के बारे में खुलकर बोलते रहे। हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अमेरिकी करदाता और अमेरिकी लोगों की भी ज़रूरतें हैं। मैंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बहुत साफ बात की। आप मुझसे हमेशा आपकी तरफ रहने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है कि मैं आपसे और दूसरे सहयोगियों से ये कहूं कि अगर आप कर सकते हैं तो आगे चलकर मदद लौटाएं। सेनेटर ग्राहम और राष्ट्रपति ट्रंप का पुराना कामकाजी रिश्ता है। वे हमेशा एक जैसी राय नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने साथ में काम किया है और जब ट्रंप ने 2024 में फिर से चुनाव लड़ने की घोषणा की तो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान का समर्थन किया। मेरे पुराने दोस्त हैं, हम हमेशा सहमत नहीं होते, लेकिन ये ठीक है। वो शानदार इंसान और राजनेता हैं जो आपके राज्य से बहुत प्यार करते हैं। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम। धन्यवाद लिंडसे, धन्यवाद। ग्राहम की अचानक मृत्यु पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम उन सबसे महान लोगों और सेनेटरों में से एक थे जिन्हें मैं जानता रहा हूं, अब नहीं रहे। वो हमेशा काम करते थे और सच्चे अमेरिकी देशभक्त थे। लिंडसे ग्रैहम की बहुत कमी महसूस होगी। आगे की जानकारी जल्द दी जाएगी। बहुत दुखद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। इजरायली अधिकारी सेनेटर ग्रैहम की मृत्यु पर संवेदनाएं और विचार साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, लिंडसे मानते थे कि इजराइल और अमेरिका की सुरक्षा अलग नहीं हो सकती। उन्होंने अमेरिका की रक्षा, गठबंधन मजबूत करने और स्वतंत्र विश्व के लिए जीवन समर्पित किया। 14वें प्रधानमंत्री और विपक्ष नेता याइर लापिड ने पोस्ट किया, लिंडसे के पास अडिग नैतिकता, इजराइल के लोगों के प्रति गहरी निष्ठा और सुरक्षित और शांतिपूर्ण मध्य पूर्व की स्पष्ट दृष्टि थी। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने अमेरिकी लोगों के लिए काम किया, बल्कि यहूदी राज्य और यूक्रेन के लिए लड़े भी और राष्ट्र की आत्मरक्षा के अधिकार में विश्वास किया। उन्होंने रोज वही सोचकर काम किया। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ तेल अवीव डायरी के लेखक और न्यूज वीक के स्तंभकार मार्क शुलमैन जुड़े हैं। धन्यवाद मार्क। ग्रैहम अपने पीछे कैसी राजनीतिक विरासत छोड़ रहे हैं? मैं कहूंगा हर पहलू में सस्प्लेल हमेशा उन्हें याद करेगा। वो सेनेट और रिपब्लिकन पार्टी में इजराइल के सबसे मजबूत समर्थकों में रहे हैं। यूक्रेन में भी इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन के एक मजबूत समर्थक रहे हैं। और अंत में खुद नेटो को भी लिंडसे ग्रैहम का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन के भीतर रहकर नेटो के लिए जितना संभव हो सके समर्थन जारी रखने के लिए लड़ाई लड़ी। लिंडसे ग्रैहम ने एक सौदा किया। कुछ लोग कहेंगे कि यह शैतान से किया गया सौदा था।
2016 में जब वे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़े तब वे उनके सबसे बड़े आलोचक थे। उन्हें गधा कहा कि वे कभी जीत नहीं सकते और ऐसी कई बुरी बातें कहीं। 2016 में वे राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे मुखर विरोधी उम्मीदवार थे और उनके खिलाफ चुनाव लड़े, जैसे अन्य लोग भी लड़े थे। राष्ट्रपति ट्रंप के चुने जाने पर दोनों ने आपसी दुश्मनी बुलाने का फैसला किया। ट्रंप ने भी इसमें सहमति जताई। वे गोल्फ खेलने के साथी बन गए और काफी करीब आ गए। इसके बाद उन्होंने प्रशासन के भीतर यानी ट्रंप खेमे के अंदर से प्रभाव डालने का फैसला किया और लगता है कि ऐसा किया भी। इजराइल मामले में वे स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे असर डालने वाले रहे हैं। यूक्रेन के मामले में वो हमेशा सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन से जुड़ी सबसे खराब प्रवृत्तियां रोकने में कामयाबी पाई और इससे बड़ा फर्क पड़ा है। नेटो के साथ भी यही है। वो एक अंतर्राष्ट्रीयतावादी हैं। वो पुराने जमाने के रिपब्लिकन हैं जो मानते हैं कि अमेरिका की दुनिया में एक आदर्श और मार्गदर्शक भूमिका है, जो अब बहुत से रिपब्लिकन नहीं मानते। और उन्होंने इसे अपने आचरण में उतारा है। उनकी कमी उन लोगों को महसूस होगी जो मानते हैं कि अमेरिका खास जगह है और उसकी दुनिया में खास भूमिका है। अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जैसा आपने उल्लेख किया, इजराइल ने एक मित्र खो दिया है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी एक मित्र खो दिया है। क्या आप राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों के महत्व और नीतियों पर उनके असर के बारे में बता सकती हैं? हमें इसे दो हिस्सों में बांटना होगा। ये इतिहास की बड़ी बहस है कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, लोग, लक्ष्य, अर्थव्यवस्था या ऐसी दूसरी चीजें। मैं मानता हूं कि इन सब का मिश्रण ही मायने रखता है। स्पष्ट रूप से कुछ लोगों के व्यक्तिगत संबंध दूसरों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए तो व्यक्तिगत संबंध सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ हमने ये सेतु बनते देखा है क्योंकि लिंडसी ग्राहम का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छा व्यक्तिगत संबंध रहा है, एक बेहतरीन व्यक्तिगत संबंध जब से ट्रंप चुने गए हैं। उनका निजी संबंध सिर्फ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ही नहीं बल्कि हर प्रधानमंत्री के साथ रहा है। प्रधानमंत्रियों की संख्या ज्यादा नहीं रही, लेकिन उनके अन्य प्रधानमंत्रियों और पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। वो इजराइल को अच्छी तरह जानते थे। मुझे नहीं पता वो कितनी बार यहाँ आए, पर मुझे यकीन है कि वो यहाँ 20 से ज्यादा बार आए होंगे। वो अक्सर यहाँ आते थे और वो बहुत जानकार थे और लोग उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। और फिर से व्यक्तिगत संबंध, निश्चित रूप से आप जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत संबंध उनके इस बात पर विश्वास करने या न करने की इच्छा पर स्पष्ट प्रभाव डालता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या कहते हैं। व्यक्तिगत संबंध एक हद तक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत संबंध अक्सर राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं होते और इसलिए व्यक्तिगत हितों को अलग रखते हुए जब राष्ट्रीय हितों का टकराव व्यक्तिगत हितों से होता है तो अक्सर या आमतौर पर राष्ट्रीय हित ही जीतते हैं। लेकिन लिंडसे ग्राहम अनोखे हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी राजनीतिक मंच पर कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो इजराइल का इतने मजबूती से समर्थन करता रहा हो, चाहे हालात जैसे भी रहे हों, और यूक्रेन के लिए भी। मुझे लगता है कि वो वास्तव में अलग और अनोखे हैं। जैसा मैंने कहा, इजराइल और यूक्रेन दोनों इस टाइम अमेरिकी राजनीति में उनकी मौजूदगी की कमी महसूस करेंगे। ठीक है मार्क शुल्मैन, आज यहाँ अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमने अभी सुना, सेनेटर ग्राहम ईरान के खिलाफ युद्ध के कट्टर समर्थक थे। उनकी मृत्यु के बाद इस्लामिक रिपब्लिक से जश्न की पोस्टें आईं और ईरान के सरकारी टीवी ने सेनेटर के निधन पर खुशी जताई। आइए सुनते हैं। मुझे आपको बताने दें, लिंजी ग्राहम के मरने की खबर बिल्कुल साफ है। लिंजी ग्राहम मर चुके हैं और नर्क चले गए हैं। हम ईरानी राष्ट्र को इस युद्ध प्रिय ईरान विरोधी अमेरिकी सेनेटर की मौत पर बधाई देते हैं। इस विषय पर और जानकारी के लिए हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश के वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसरान हैं। एरियल, हमने यहाँ सुना कि सेनेटर ग्राहम इजराइल के लगभग बिना शर्त समर्थक थे और उनकी मौत ने वाकई में ईरान के अलग अलग स्थानों और विभिन्न राजनीतिक हस्तियों से वायरल पोस्ट्स की बाढ़ ला दी है। हम और क्या देख रहे हैं? देखिए, ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया और अभी उनका अंतिम संस्कार किया है। उन्होंने अपने शीर्ष 2 नेतृत्व स्तर खो दिए हैं। तो जब भी वे दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर सकते हैं जिसे वे दुश्मन मानते हैं और जिसे वे नेतृत्व की स्थिति में मानते हैं, भले ही वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल ना रहा हो।
वे इसका इस्तेमाल डींग मारने के एक मौके के रूप में कर रहे हैं, ये कहने के लिए कि देखो हमने अपने प्रमुख अधिकारियों को खो दिया, अब आप अपने अधिकारियों को खो रहे हैं। स्पष्ट है, यहाँ कोई तुलना नहीं है। यह तो सेब और संतरे की तुलना भी नहीं है, यह तो सेब और चेरी टमाटर की तुलना है। कहने का मतलब है यहाँ कोई तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं, वे लगातार अपनी इज्जत बचाने और ये दिखाने की कोशिश में लगे हैं कि वे कमजोर नहीं हैं। उन्होंने जितना नुकसान वास्तव में झेला है, वे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उतना नुकसान नहीं हुआ है। और अगर ऐसा है तो यहाँ भी अब अमेरिका अपने प्रमुख व्यक्तित्वों को खो रहा है। जाहिर है ये युद्ध में नहीं हुआ, ये बीमारी के कारण हुआ। तो यहाँ कोई तुलना नहीं है, लेकिन वास्तविकता और ईरानी अक्सर एक साथ नहीं आते, खासकर अब जब ये शासन और अधिक दुस्साहसी हो गया है। हमें इसमें ज्यादा मतलब नहीं ढूंढना चाहिए। वे बस अमेरिका पर उंगली उठाने और डींग मारने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार हाँ, वो ईरान के खिलाफ बेहद मुखर थे। माना जाता है कि ईरान को लेकर फैसले लेने में उनका राष्ट्रपति ट्रंप पर कुछ असर था और वो बहुत सख्त रुख रखने वाले व्यक्ति थे। तो ईरान के खिलाफ इस सख्त आवाज को हटाए जाने को वे अपनी नजरों में देख सकते हैं, एक जीत के रूप में। लेकिन ये उनके लिए बस लड़ाई में हुए अपने ही भारी नुकसान के बाद अपनी इज्जत बचाने की एक बहुत ही कमजोर कोशिश है। ठीक है।